हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल नॉलेज बाईजी पर। गाइस, आज हम इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट की एक और लेटेस्ट जजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे जो रिलेटेड है चेक बाउंस केस पर। समझेंगे इस केस के क्या फैक्ट रहे और ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक क्या क्या डिसीजन इसमें रहे, क्या एक जैसा डिसीजन रहा या डिसीजन चेंज रहा। तो ये वीडियो उन सभी अप्लीकेंट्स के लिए है, उन सभी लॉ स्टूडेंट्स के लिए है, उन सभी एडवोकेट्स के लिए है जो चेक बाउंस के केसेस से डील करते हैं या लॉ के स्टूडेंट्स हैं इन फ्यूचर में वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं और चेक बाउंस के केसेस से रिलेटेड प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो उनके लिए ये जजमेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। किस तरीके के फैक्ट आते हैं, क्या आर्ग्यूमेंट उठाई जाती है और उसको कैसे चेंज किया जाता है, किस किस सिचुएशन में क्या स्टेप लिया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको इस सुप्रीम कोर्ट के केस से समझ में आएगी। कोशिश करेंगे काफ़ी इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊं और वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि ये जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की है। ट्रायल कोर्ट से मामला स्टार्ट होता है और सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते समय लगता है, तो इसलिए मटेरियल भी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। तो आज का जो केस है 138 से रिलेटेड है, एनआई एक्ट के, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जिसे हम चेक बाउंस के केस के नाम से जानते हैं। केस का नाम क्या है? कुंती गोवडे वर्सेस थारूभाई। इस केस का डिसीजन किन जस्टिस ने दिया है? तो जस्टिस BN नागराथन और जस्टिस उज्ज्वल गोयान। अब बात करते हैं इस केस के फैक्ट के बारे में, इस केस के तथ्य क्या हैं। तो कंप्लेनेंट और एक्यूज दोनों एक दूसरे को 2010 से जानते थे। अब आरोपी के अनुसार क्या मामला है कि जो थारूभाई है उसने एक हाउस साइट खरीदनी थी, उसके लिए उसने 4.5 लाख का हैंड लोन कंप्लेनेंट से लिया। हैंड लोन का क्या मतलब होता है? जब किसी से पैसे बिना बैंक ट्रांजैक्शन के लिए जाते हैं, कैश में पैसा लिया जाता है, उसे हम हैंड लोन कहते हैं। तो इसी तरीके की कुछ लीगल टर्म भी साथ साथ आपको सीखने को मिलेगी। हैंड लोन मतलब कैश में लोन लिया गया है। यह तय हुआ कि लोन 1 वर्ष के अंदर आपको वापस चुका देना है। 1 वर्ष के लिए लोन दिया गया था और 16% ब्याज दर के अनुसार दिया गया था। बाद में लोन नहीं चुकाया गया तो उसके बदले एक्यूज ने 4.5 लाख का एक चेक साइन कर दे दिया और जब वो चेक बैंक में प्रस्तुत किया गया तो वो चेक जो है अमान्य हो गया या डिसऑनर हो गया इनसफिशिएंट फंड के कारण। उसके बाद अगला स्टेप आता है लीगल नोटिस भेजा गया। लीगल नोटिस भेजा गया, उसमें यह लिखा गया कि आपको यह लीगल नोटिस भेजा जा रहा है, आपको इतना पैसा मुझे देना था। कंप्लेनेंट ने एक्यूज को दिया, अगर आप ये पैसा नहीं देते हो तो मैं आपके अगेंस्ट केस फाइल कर दूंगा। आपने ये जो है विदिन 15 डेज इस लीगल नोटिस की डेट से आपको मेरे को वापस पैसा देना है। लेकिन एक्यूज पेमेंट नहीं करता है। उसके बाद ये मामला चला जाता है कोर्ट में और 138 के अंदर एक कंप्लेंट फाइल की जाती है कंप्लेनेंट के द्वारा और कोर्ट उसे एक्सेप्ट कर लेती है। अब हमें यहाँ पर समझना है कि जो ये पूरा मामला है इसमें आर्ग्यूमेंट क्या रही, कंप्लेनेंट की तरफ से क्या आर्ग्यूमेंट रही और एक्यूज की तरफ से क्या आर्ग्यूमेंट रही। मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है जो एक्यूज की तरफ से आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि जब हम सुप्रीम कोर्ट की स्टेज तक पहुँचेंगे तब हम दोनों की आर्ग्यूमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी तो बात कर लेते हैं एक्यूज ने क्या डिफेंस लिया इस केस से अपने आप को बचाने के लिए। सबसे पहला डिफेंस उसने लिया कि उसने केवल ब्लैंक चेक दिया है और वो चेक भी उसने SB रामाचंद्रा को दिया है क्योंकि उसने उनसे 40,000 का एक लोन लिया था और उसके एवज में उन्होंने सिक्योरिटी चेक दिए थे, 2 ब्लैंक चेक दिए थे, एक प्रोमेजनरी नोट दिया था और एक ब्लैंक पेपर पे उसने साइन करके दिए थे। और कंप्लेनेंट ने इस 40,000 के लोन जो मैंने लिया था SB रामाचंद्रा से, उसके एवज में जो मैंने चेक दिए थे उसको मिसयूज़ करके ये जो मेरे ऊपर 4.5 लाख की लायबिलिटी बना दी है और मेरे ऊपर 4.5 लाख का झूठा मामला बनाया गया है।
तो पहला तो ब्लैंक चेक का डिफेंस लिया गया, दूसरा डिफेंस लिया फाइनेंशियल कैपेसिटी का। एक्यूज के काउंसिल ने कहा कि कंप्लेनेंट की मंथली सैलरी 20 से 25 हज़ार है, इसलिए यह विश्वास करना कठिन है कि वो 4.5 लाख का लोन दे सकता है। साथ ही कंप्लेनेंट ने यह भी कहा कि कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि उसने ये 4.5 लाख रुपए कहाँ से अरेंज किए हैं। अब बात करें ट्रायल कोर्ट का इस मामले में क्या डिसीजन रहा। ट्रायल कोर्ट ने जो है एक्यूज को दोषी ठहरा दिया, और दोषी ठहराते हुए उनकी क्या रीजनिंग थी, किन पॉइंट्स को उन्होंने देखा कि एक्यूज के अकाउंट से जो है चेक निकाला गया है, एक्यूज के उस चेक पर सिग्नेचर है, चेक डिसऑनर हुआ है, लीगल नोटिस भेजा गया, उसके बाद भी पेमेंट नहीं की गई, और ट्रायल कोर्ट ने उस पर 9 लाख का फाइन लगा दिया। अगर वो पे नहीं करता है तो उसे 6 महीने के लिए सिंपल इम्प्रिजमेंट में भेजा जाएगा। उसके बाद यहाँ से एक्यूज को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उसके अगेंस्ट में डिसीजन ट्रायल कोर्ट ने दिया, तो उसने जो है सेशन कोर्ट में अपील फाइल की गई, लेकिन वहाँ पर उसका जो कन्विक्शन है वो हुआ, लेकिन फ़ाइन में मॉडिफिकेशन की गई, जिसमें से 9 लाख जो फ़ाइन ट्रायल कोर्ट ने लगाया था उसे कम करके 6.5 लाख कर दिया गया। उसके बाद उसने अपील फाइल की कर्नाटका हाई कोर्ट के अंदर। एक्यूज़ ने फिर क्रिमिनल रिवीज़न फाइल की, कर्नाटका हाई कोर्ट ने एक्यूज़ की रिवीज़न को अलाउ कर दिया और उसे एक्विट कर दिया। यानी कि ट्रायल कोर्ट के अंदर एक्यूज़ को दोषी साबित किया गया। उसने सेशन कोर्ट में अपील फाइल की, वहाँ पर भी जो है उसे दोषी साबित किया गया, लेकिन जो अमाउंट था, जो फ़ाइन उस पर लगाया गया, उसको कम कर दिया गया। लेकिन जब वह हाई कोर्ट में गया तो उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया, और कोर्ट ने इस पर क्या रीजनिंग दी बरी करते हुए। कोर्ट ने कहा कि कंप्लेनेंट ने यह ठीक से नहीं बताया कि उसने 4.5 लाख रुपए कहाँ से अरेंज किए। उसकी मंथली सैलरी 20 से 25 हज़ार थी, उसने फ्रेंड से, रिलेटिव से पैसे लेकर एक्यूज को दिए, और कंप्लेनेंट ने लोन की एग्जैक्ट डेट का भी स्पष्टीकरण नहीं किया, इसलिए बड़ी राशि बिना फाइनेंशियल कैपेसिटी के देना डाउटफुल है। इस आधार पर हाई कोर्ट ने माना कि जो प्रेजम्पशन रेज होती है चेक बाउंस मामले में सेक्शन 139 के अंदर, वो यहाँ पर एक्यूज ने रिब्यूट कर दी है, उसका खंडन कर दिया है। अब मामला चला जाता है कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या प्रश्न निकलते हैं, केस को डिसाइड करने के लिए क्या इशू बनते हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहस करनी थी। क्या एक्यूज ने सेक्शन 118 और 139 NI एक्ट की स्टैट्यूटरी प्रिजम्पशन को सक्सेसफुली रिब्यूट करने का मतलब खंडन किया। जो प्रिजम्पशन रेज की जाती है उसको ख़त्म कर दिया। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर रेज होता है, क्या कंप्लेनेंट को शुरुआत से ही इंडिपेंडेंटली यह प्रूफ करना ज़रूरी है कि उसके पास 5.5 लाख देने की फाइनेंशियल कैपेसिटी थी। अगला क्वेश्चन ये रेज हुआ कि क्या ब्लैंक चेक या सिक्योरिटी चेक की डिफेंस केवल असर्शन के आधार पर स्वीकार की जा सकती है, यानी कि कुछ बात कहना उसके आधार पर। मैंने ये कह दिया कि इसने मेरे चेक का मिसयूज़ किया है, क्या ये केवल ये कहने से मैं बच जाऊंगा, ऐसा है या नहीं है, इसको हम कहते हैं असर्शन। उसके बाद अगला क्वेश्चन रेज हुआ, क्या हाई कोर्ट ने रिवीजन जुरिडिक्शन में एविडेंस को दोबारा अप्रिशिएट करके ट्रायल कोर्ट और सेशन कोर्ट के कंकरेंट फाइंडिंग को पलटकर गलती की। यानी कि कंकरेंट फाइंडिंग का मतलब क्या होता है कि पहले एक कोर्ट ने डिसीजन दिया, फिर उससे ऊपर वाली कोर्ट ने डिसीजन दिया, तो उसे हम कंकरेंट फाइंडिंग कहते हैं। अगला इशू क्या था कि क्या सेक्शन 397 CRPC की रिविजनल जुरिडिक्शन में हाई कोर्ट अपीलेंट कोर्ट की तरह एविडेंस का फ्रेश एप्रिशिएशन कर सकता है। यानी कि जो
रिवीजन फाइल की गई उसमें अपीलेंट कोर्ट की तरह रिवीजन फाइल करने के समय एविडेंस को भी दोबारा से अप्रिशिएट किया जा सकता है। अब यहाँ पर बात करें कंप्लेनेंट के क्या आर्ग्यूमेंट थे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, उसको समझ लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सबसे पहला आर्ग्यूमेंट कंप्लेनेंट की तरफ से था कि कंप्लेनेंट की मंथली इनकम देखकर गलत कंक्लूज़न लगाया गया है जो हाई कोर्ट है उसने, क्योंकि हाई कोर्ट तक डिसीजन आ गया। अब हाई कोर्ट में जो गलती हुई है उसी पर सुप्रीम कोर्ट में चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले क्या था कि क्योंकि अभी यहाँ पर एक्यूज़ को हाई कोर्ट ने एक्विट कर दिया था, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेनेंट ये कह रहा है कि उसकी जो मंथली इनकम है उसको उसका गलत कंक्लूज़न निकाला है। केवल मंथली सैलरी देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि कंप्लेनेंट 4.5 लाख का लोन नहीं दे सकता। दूसरा कंप्लेनेंट का पॉइंट क्या था कि एक्यूज़ ने चेक पर अपने सिग्नेचर स्वीकार किए थे, तो यहाँ पर जो प्रेजम्पशन है सेक्शन 139 और 118 के अंदर वो जो है रिवर्ट नहीं होती है, वो उसके ऊपर रेज होती है। अब एक्यूज़ को क्रेडिबल एविडेंस देकर इसको पलटना होता है, ऐसा नहीं किया गया है। उसके बाद अगला पॉइंट था कि एक्यूज़ ने ब्लैंक साइन चेक वाली कहानी के समर्थन में कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं दिया, क्योंकि एक्यूज़ ने कहा था कि मैंने 40,000 का लोन लिया था एसबी रामचंद्रा से, तो लेकिन इसका कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ तो है नहीं। उसके बाद है अगला पॉइंट कंप्लेनेंट ने क्या उठाया सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कि ट्रायल कोर्ट ने अपनी सीमाओं को पार किया है और सीमा को पार करते हुए यहाँ पर एविडेंस किए हैं और यहाँ पर जो एक्यूज़ड है उसे एक्विट किया है। अब बात कर लेते हैं जो आर्ग्यूमेंट की गई एक्यूज़ की साइड से। एक्यूज़ ने क्या कहा? एक्यूज़ ने कहा कि उसका एक्चुअल ट्रांजैक्शन केवल 40,000 का था, वह भी उसने प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 2 एसबी रामचंद्र से था। दूसरा है उसने 40,000 के लोन की सिक्योरिटी के लिए ब्लैंक साइन चेक दिए थे, उसका मिसयूज़ जो है कंप्लेनेंट ने कर लिया है। उसके बाद अगला पॉइंट था कंप्लेनेंट की इनकम केवल 20 से 25,000 है, इसलिए वो 4.5 लाख का फाइनेंशियल कैपेसिटी उसकी इम्पॉसिबल है। वही पॉइंट जो है दोबारा से यहाँ पर उठाए गए। और अगला पॉइंट था कंप्लेनेंट ने लोन की पूरी रकम का एग्जैक्ट सोर्स क्या है, एग्जैक्ट डेट क्या है, कोई डॉक्यूमेंट्री मटेरियल जो उसके सपोर्ट में नहीं दिया। एक्यूज्ड के काउंसिल ने कहा कि कंप्लेनेंट इंडिपेंडेंटली लीगल एनफोर्सिएबल डेब्ट एस्टेब्लिश नहीं कर पाया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन रहा दोनों की आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब एक्यूज चेक पर अपने सिग्नेचर स्वीकार कर लेता है तो सेक्शन 118 और 139 एनआई एक्ट के अनुसार स्टैच्यूटरी प्रिजम्पशन लागू हो जाती है और उसे रिवर्ट करने के लिए उसे जो है क्रेडिबल मतलब सबूत उसे देने होंगे उसको, अगर उसे रिपोर्ट करना है। सिग्नेचर मेरा है लेकिन चेक का मिसयूज़ हुआ है, इतना कहना मात्र नहीं है, अपनी लायबिलिटी से वो नहीं बच सकते हैं, उसके लिए उसे क्रेडिबल मटेरियल या साक्ष्य देने होंगे। दूसरा पॉइंट था सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि एक्यूज्ड 40,000 लोन वाली कहानी को पर्याप्त एविडेंस से एस्टेब्लिश नहीं कर सका। उसके बाद फाइनेंशियल कैपेसिटी के बारे में सुप्रीम कोर्ट का क्या रूल रहा? अगर एक्यूज्ड यह डिफेंस लेना चाहता है कि कंप्लेनेंट के पास लोन की फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं थी तो इस डिफेंस को उचित समय पर विशेषकर स्टैच्यूटरी डिमांड नोटिस के रिप्लाई में स्पेसिफिकली रेज करना चाहिए। एक्यूज इस डिफेंस को साबित करने के लिए या तो गवाह ला सकता है, कोई डॉक्यूमेंट ला सकता है, कंप्लेनेंट के डॉक्यूमेंट का सहारा ले सकता है और क्रॉस एग्जामिनेशन का सहारा ले सकता है। सिर्फ यह कह देना उसके पास पैसा नहीं था पर्याप्त नहीं है। एक्यूज को कुछ मटेरियल दिखाना होगा जिससे वह डिफेंस को प्रोबेबल बना सके।
उसके बाद हाई कोर्ट ने क्या गलती की, उस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने रिवीजन जुरिडिक्शन में अपीलेंट कोर्ट की तरह एविडेंस को दोबारा एग्जामिन किया। ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्शन दिया, सेशन कोर्ट ने उस कन्विक्शन को कंफर्म किया, इसलिए यह कंकरेंट फाइंडिंग थी। हाई कोर्ट ने रिवीजन में सामान्यतः इस फाइंडिंग को केवल इसलिए नहीं पलटना चाहिए कि उसे एविडेंस की दूसरी इंटरप्रिटेशन ज़्यादा अच्छी लगी या उचित लगी, इस आधार पर जो है इसको रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था। अब रिवीजन कोर्ट का लीगल प्रिंसिपल क्या है, इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि रिवीजन कोर्ट का काम अपीलेंट की तरह पूरा एविडेंस फिर से अप्रिशिएट करना नहीं है, पूरा जो मामला है फिर से अप्रिशिएट करना नहीं है। अब इन द लास्ट सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आया, कर्नाटका हाई कोर्ट के फैसले को सेट असाइड कर दिया, ट्रायल कोर्ट का जो कन्विक्शन का ऑर्डर था उसे रीस्टोर कर दिया और सेशन कोर्ट के जो मॉडिफाई ऑर्डर था उसको भी रिस्टोर कर दिया, क्योंकि सेशन कोर्ट में जब अपील फाइल की गई थी तो जो फाइन 9 लाख था उसे 6.5 लाख कर दिया गया था, तो अभी भी वो 6.5 लाख ही है। तो ये था पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट का, चेक बाउंस से रिलेटेड ये मामला था। इसी तरीके से अगर आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को समझना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फिर मिलेंगे नए टॉपिक पर, तब तक के लिए धन्यवाद।